Hi everyone, and in today's video we will be covering chapter 1, Challenges of Nation Building, of your class 12 political science. Now in this chapter we see that since India got independent, it faced many difficult challenges, and one of the challenges is national unity and territorial integrity. Along with that we see as we got freedom, this freedom came with partition, जिसकी वजह से there was large scale violence, displacement, and the very idea of secular India was challenged. The integration of princely states, how it was a very difficult problem, and then again the boundaries within the country had to be drawn afresh. So all of these topics we will be discussing in this chapter. Along with this photograph which you see is a rare photograph which is capturing the joy of freedom and tragedy of partition in India and Pakistan. It was clicked in 1947, which marked the end of the communal violence. So now let's get started with the chapter. This is going to be the one short revision. So challenges for the new nation state. तो रात के 12 बजे, दैट मीन्स midnight on 14 and 15 August 1947, इंडिया अटेंड इंडिपेंडेंस. इंडिया को आज़ादी मिलती है. इट वॉज फ्रीड फ्रॉम द ब्रिटिश रूल. और जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया. वो एक स्पेशल सेशन लेते हैं जहाँ पर वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को एड्रेस करते हैं उस रात को. एंड उनकी फेमस स्पीच जो होती है टेरिस्ट वॉज डेस्टिनी, वो इसी दिन की होती है. ये वो मोमेंट था जब इंडियन बहुत ही ज़्यादा इसका वेट कर रहे थे. और यहाँ पे देयर वर टू गोल्स दैट एवरीवन एग्रीड अपॉन, दैट वी विल बी रनिंग आवर कंट्री थ्रू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, एंड सेकेंडली दिस गवर्नमेंट विच इज़ बीन रन विल बी रन फॉर द गुड ऑफ ऑल, especially the poor and the socially disadvantaged group. And but this was not going to be very easy, where we are focusing on the running of the government, because India was born as a nation state in very difficult circumstances, and no other country by then was born in such a situation than that of India. Like 1947 के टाइम पे, डू यू नो एनी कंट्री जो इतनी मुश्किल हालातों में जिसको आज़ादी मिली हो? नहीं. फ्रीडम हमें मिली थी, पर फ्रीडम हमें मिली थी पार्टीशन के दुख से. ये जो साल था 1947, ये एक ऐसा साल था जहाँ पर इतनी ज़्यादा वॉयलेंस होता है, प्लस जो हमें ट्रॉमा होता है वॉयलेंस का, लोगों का डिस्प्लेसमेंट होता है इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया. इट वाज हॉरिबल. तो लेट्स सी व्हाट वर द 3 मेन चैलेंजेस which India faced. So the first challenge was to shape a nation that was united yet accommodative of the diversity in our society. तो आपको पता है हमारी सोसाइटी में कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, राइट? तो हमें एक ऐसा नेशन शेप करना था जो यूनाइटेड तो हो, बट वो जो अलग अलग लोग रह रहे हैं वो हम उन लोगों को अकोमोडेट भी एक ही कंट्री में करें. बिकॉज इंडिया जो है वो एक ऐसा लैंड है ऑफ कॉन्टिनेंटल साइज़ एंड डाइवर्सिटी, जहाँ पर एक तो लैंड भी बहुत बड़ा है, साइज़ भी बड़ा है, प्लस डाइवर्सिटी भी उतनी ही ज़्यादा है. यहाँ पे लोग हर 1 किलोमीटर में अलग अलग लैंग्वेजेस आपको बोलते हुए जाएंगे, अलग अलग कल्चर, अलग अलग रिलीजन फॉलो करते हैं. एंड इस टाइम पे लोग जो बाकी देश या बाकी जो लोग थे थे वो क्या मानते थे कि इतनी डाइवर्सिटी है इस कंट्री में, ये कंट्री ज़्यादा दिनों तक जो है इकट्ठा या यूनाइटेड नहीं रह पाएगा. और ये कहीं ना कहीं प्रूव भी हो पाती है जब पार्टीशन होता है कंट्री का, तो दैट प्रूव्स एवरीवन फर्स्ट फेयर. सेकेंड जो चैलेंज था वो था टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी, कि हमें डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करनी थी. अब आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में. जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है, एंड इट एक्सटेंडेड द राइट टू वोट एवरी सिटीज़न. हर एक भारतीय नागरिक के पास वोट है, वोट करने का अधिकार है. तो इंडिया जो है वो अडॉप्ट करती है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी विच इज़ बेस्ड ऑन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. और यही सारी फीचर्स, फंडामेंटल राइट्स, राइट टू वोट, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये जितने भी फीचर्स हैं ये इंश्योर करते हैं कि कंट्री में पॉलिटिकल कंपटीशन हो, पर ये जो पॉलिटिकल कंपटीशन है ये एक डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में हो. A democratic constitution is necessary but not sufficient for establishing a democracy. The challenge was to develop democratic practices in accordance with the constitution. तो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होना तो ज़रूरी है, बट ये नहीं कि है तो बस अभी काफ़ी है, नहीं. हमें जो है ऐसे प्रैक्टिसेस भी डेवलप करने पड़ेंगे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हो. एंड इट इज़ नॉट जस्ट टू मेक द लॉज बट ऑल्सो टू इम्प्लीमेंट दैम. थर्ड जो चैलेंज होता है वो होता है टू इंश्योर दी डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ द एंटायर सोसाइटी एंड नॉट ओनली ऑफ सम सेक्शंस. कि हम एक सोसाइटी में से सिर्फ कुछ सेक्शंस की डेवलपमेंट की बात ना करें, बट हम हर एक सेक्शन को कवर करें, उनका डेवलपमेंट, उनका वेलबींग इंश्योर करें. तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली ये चीज़ बताता है कि वी विल बी फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी. स्पेशल प्रोटेक्शन दी जाएगी टू सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स एंड रिलीजियस एंड कल्चरल कम्युनिटीज़.
फिर कॉन्स्टिट्यूशन हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और वेलफेयर गोल्स भी देता है जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स मस्ट अचीव। तो यहाँ पे रियल चैलेंज था कि हम ऐसी इफेक्टिव पॉलिसीज़ को बनाएं ताकि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी को अचीव कर पाएँ। सो नाउ नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द टॉपिक विच इज़ पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन। सो बेसिकली 14 से 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिलती है और सिर्फ एक ही देश को आज़ादी नहीं बल्कि 2 नेशन स्टेट्स आते हैं, इंडिया और पाकिस्तान। ये रिज़ल्ट था पार्टीशन का, जो ब्रिटिश इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिवाइड हुई थी। यहाँ पे जो बॉर्डर ड्रॉ करना था, जो डिमार्केट करनी थी टेरिटरी हर एक कंट्री की, उसमें काफ़ी सारे हमने देखे पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुए। तो जो अकॉर्डिंग जो 2 नेशन थ्योरी है, 2 नेशन थ्योरी वाज एडवांस बाय मुस्लिम लीग ने दी थी। अकॉर्डिंग टू दैट इंडिया में एक नहीं बल्कि 2 लोग रहते थे, हिंदूज़ और मुस्लिम्स। इंडिया कंसिस्टेड ऑफ नॉट 1 but 2 पीपल, हिंदूज़ एंड मुस्लिम, और इसीलिए दे डिमांडेड पाकिस्तान विच विल बी अ सेपरेट कंट्री फॉर द मुस्लिम्स। हालांकि कांग्रेस ने इस थ्योरी को अपोज किया था, एज वेल एज जो डिमांड थी पाकिस्तान की उसको भी अपोज किया था। बट कुछ ऐसे पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होते हैं 1940 में और ऐसा कंपटीशन होता है बिटवीन द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग कि ब्रिटिश और जो ब्रिटिश रोल है वो उसका भी इन्फ्लुएंस होता है, जिसकी वजह से फाइनली क्रिएशन होता है पाकिस्तान का। तो हम देखते हैं कि हाउ सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द तो अब हम देखते हैं कि कैसे जो है पाकिस्तान और इंडिया का पार्टीशन होता है, तो क्या प्रोसेस इन्वॉल्व था। तो इट वाज डिसाइडेड कि जो तब तक इंडिया जिसको हम जानते थे वो अब 2 कंट्रीज़ में डिवाइड हो जाएगा, इंडिया और पाकिस्तान। और ये डिवीज़न काफ़ी ज़्यादा पेनफुली नहीं बट इट वाज आल्सो वेरी डिफ़िकल्ट कि हम कैसे इसको डिसाइड करेंगे और कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो फाइनली इट वाज डिसाइडेड कि हम प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजॉरिटी को अडॉप्ट करेंगे, फॉलो करेंगे। अभी प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजॉरिटी है क्या? इसका मतलब बेसिकली ये है कि जो एरियाज़ में मुस्लिम लोग ज़्यादा है, जो एरियाज़ में मुस्लिम लोग ज़्यादा है वो लोग पाकिस्तान के अंदर आएंगे और बाकी का जितना भी पार्ट होगा वो इंडिया के पास आएगा। क्योंकि देखो इंडिया एक सेकुलर स्टेट है। उन्होंने बोला था कि इंडिया का हमेशा से यही है कि हम किसी एक रिलीजन को फेवर नहीं करते, है ना। तो इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजॉरिटी को फॉलो किया गया। अब ये आइडिया तो आपको सिंपल लग रहा होगा कि ठीक है, जो एरियाज जिसमें मुस्लिम्स मेजॉरिटी में वो एरिया पाकिस्तान के पास होगा, बाकी इंडिया के पास होगा। बट ये बहुत डिफ़िकल्ट था। अब क्या क्या प्रॉब्लम्स थे? 3 प्रॉब्लम्स थे। पहला प्रॉब्लम ये था कि एक सिंगल बेल्ट नहीं थी मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया की ब्रिटिश इंडिया में। 2 एरियाज़ ऑफ कॉन्सेंट्रेशन थे। तो एक था वेस्ट पाकिस्तान, एक था ईस्ट पाकिस्तान। जो हमने देखा यही थे वो 2 एरियाज़ ऑफ कॉन्सेंट्रेशन जहाँ पे क्लियरली हम देख सकते थे कि हाँ यहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी में है और कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि आप इन 2 पार्ट्स को ज्वाइन कर दो। तो फाइनली डिसाइड किया कि ठीक है, जो नई कंट्री होगी पाकिस्तान, उसकी 2 टेरिटरीज होगी, वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान, विच विल बी सेपरेटेड बाय अ ग्रेट एक्सपेंस ऑफ इंडियन टेरिटरी। उसके अलावा जो दूसरी प्रॉब्लम थी कि जितने भी मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ थे सबको पाकिस्तान को ज्वाइन नहीं करना था। फॉर एग्जाम्पल जो खान अब्दुल गफ़ार खान थे, हु वॉज द अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, जिसको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने बहुत अपोज किया था 2 नेशन थ्योरी को। बट इवेंचुअली उनकी जो आवाज़ थी उसको इग्नोर करके इन लोगों को भी जो है पाकिस्तान के साथ मर्ज कर दिया गया। जो थर्ड प्रॉब्लम थी वो ये थी कि जो ये 2 मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस थे ब्रिटिश इंडिया के, पंजाब और बंगाल, इसमें ऐसे भी इतने लार्ज एरियाज़ थे जहाँ पे नॉन मुस्लिम्स मेजॉरिटी में थे। तो यहाँ पे क्या डिसाइड किया कि इन 2 प्रोविंसेस को फर्दर बाइफरकेट कर देंगे अकॉर्डिंग टू द रिलीजियस मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट या फिर इवन लोअर लेवल पे। पर ये जो डिसीजन था ये 14-15 तारीख की रात तक नहीं बनाया जा सका। तो आधे लोगों को तो पता भी नहीं था कि वो इंडिपेंडेंस तक उन्हें नहीं पता था कि वो इंडिया का पार्ट है या पाकिस्तान का पार्ट है। सो इट वॉज द डीपेस्ट ट्रॉमा ऑफ पार्टीशन। नाउ दिस वॉज अब एक फोर्थ प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज़। दिस वॉज द फोर्थ प्रॉब्लम। बॉर्डर्स के दोनों साइड पे माइनॉरिटीज़ थी, राइट। लैक्स ऑफ हिंदूज़ एंड सिख्स इन द एरियाज जो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में काफ़ी सारे हिंदूज़ है, सिख्स है, और इक्वली अगर हम इंडिया में देखें तो अराउंड दिल्ली, पंजाब, बंगाल, वहाँ पे मुस्लिम्स हैं। अब उनको घुटन दे वुड फील ट्रैप्ड कि जो उनका घर था इतने सालों तक, अब वो अपने ही घर में अनडिज़ायरेबल एलियंस की तरह बन चुके थे, जहाँ पे वो और उनके एंसेस्टर्स सेंचुरी से रहते आ रहे हैं, अब वो उनका घर ही नहीं रहा। और सून ये चीज़ क्लियर हो गई थी कि कंट्री जो है वो पार्टीशन होगी, और फिर वायलेंस इतना ज़्यादा लेवल पे हुआ अगेंस्ट द कम्युनिटीज़ जो उस जगह पर कम थे।
क्योंकि किसी ने इस प्रॉब्लम को एंटिसिपेट करा ही नहीं था, तो कोई प्लान्स भी नहीं थे कि हम इसे हैंडल कैसे करेंगे। तो जो भी पीपल थे, जो भी पॉलिटिकल लीडर्स थे, उन्होंने बस ये होप बनाई रखी कि ये वॉयलेंस जल्द ही ख़त्म हो जाएगा, ये टेम्परेरी है, बट ये वॉयलेंस और ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल होता गया। और ये जो कम्युनिटीज़ थी दोनों साइड जो बॉर्डर्स पे थी, उनको अपना घर छोड़कर कुछ ही घंटों में खाली करना पड़ा। अब हम देखेंगे कि ये जो पार्टीशन हुआ इसका कॉन्सिक्वेंस क्या था। 1947 ये एक ऐसा साल था जिसमें सबसे लार्जेस्ट, मोस्ट अब्रप्ट, अनप्लान और ट्रैजिक ट्रांसफ़र हुआ था पॉपुलेशन का इन द ह्यूमन हिस्ट्री। यहाँ पे किलिंग्स होती है, एट्रॉसिटीज़ होती है दोनों साइड बॉर्डर पे। रिलीजन के नाम पे एक कम्युनिटी के लोग दूसरे कम्युनिटी को मारते हैं जस्ट ऑन द नेम ऑफ रिलीजन। जो सिटीज़ होती है जैसे कि लाहौर, अमृतसर और कोलकाता, ये जो सिटीज़ होती हैं इनको कम्यूनल जोन के नाम से डिवाइड कर दिया जाता है। मुस्लिम्स जो थे वो अवॉइड करते हैं ऐसे एरिया में जाना जहाँ पर हिंदूज़ और सिख्स रहते हैं, और सिमिलरली जो हिंदूज़ और सिख्स हैं वो दूर रहते हैं जहाँ पे मुस्लिम प्रीडोमिनेंस है। दे वर फोर्स्ड टू अबैंडन देयर होम्स, मूव अक्रॉस बॉर्डर्स एंड पीपल वेंट थ्रू इमेंस सफरिंग्स। लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ता है और एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर तक ट्रैवल करना पड़ता है। जो भी माइनॉरिटीज़ थी दोनों साइड्स पे, वो अपना घर छोड़कर टेम्परेरी शेल्टर, रेफ्यूजी कैंप्स में आ जाते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है, जो पुलिस होती है खुद की कंट्री में, दैट प्रूव टू बी अनहेल्पफुल। और ये लोग एक तरह से दूसरी तरफ बॉर्डर में ट्रैवल करते हैं, इवन ऑफन बाय फुट। तो इस जर्नी में उनको अटैक भी किया होता है, किल्ड, दे वर रेप्ड एंड थाउजेंड्स ऑफ वुमेन्स वर अबडक्टेड। दे वर मेड टू कन्वर्ट टू द रिलीजन ऑफ द अबडक्टेड एंड वर फोर्स्ड इनटू मैरिजेस। और काफ़ी केसेस में वुमेन जो है अपने ही परिवार वाले लोग उस वुमेन को मार देते थे जस्ट टू प्रिजर्व द फैमिली ऑनर। बच्चे अपने पेरेंट्स से सेपरेट हो गए थे, और जो लोग इवन थे, द पीपल हु मैनेज टू क्रॉस द बॉर्डर, उनके पास घर नहीं था। तो इनमें से लाखों लोग रेफ्यूजीज़ थे। तो कंट्री की फ्रीडम मतलब उनके लिए रेफ्यूजी कैंप्स में रहना हो गया फॉर मंथ्स एंड समटाइम्स इवन फॉर ईयर्स। जो भी राइटर्स थे, पोइट्स थे, फिल्म मेकर्स थे इंडिया में एज वेल एज़ पाकिस्तान, उन्होंने एक्सप्रेस किया कि ये जो रूथलेसनेस थी किलिंग्स की और जो सफरिंग थी डिस्प्लेसमेंट की, इन्होंने अपने नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज, पोम्स और फिल्म्स में इस चीज़ को एक्सप्रेस किया है। और जब बात होती है ट्रॉमा ऑफ पार्टीशन की, तो जो भी सर्वाइवर्स थे वो अब डिस्क्राइब करते अपने आप को एज डिविजन ऑफ हार्ट्स। तो पार्टीशन सिर्फ एक डिवीज़न नहीं था प्रॉपर्टीज़, लाइबिलिटीज़ और एसेट्स का, या फिर कोई पॉलिटिकल डिवीज़न हो कंट्री का या एडमिनिस्ट्रेटिव अपैरेटस का। यहाँ पे क्या और चीज़ डिवाइड होती है, फाइनेंशियल एसेट्स, थिंग्स जैसे कि टेबल, चेयर, टाइपराइटर, पेपर क्लिप्स, बुक्स, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स और पुलिस बैंड। जो एम्प्लॉय थी गवर्नमेंट के, रेलवेज़ के, वो भी डिवाइड हुए थे। और अब ऑल ये सेपरेशन था कम्युनिटीज़ का जो पहले नेबर्स की तरह रहते थे। एस्टिमेट किया जाता है कि पार्टीशन ने 80 लाख लोगों को माइग्रेट होने पर मजबूर कर दिया, और इसी माइग्रेशन के चक्कर में 5 से 10 लाख लोग मारे गए। एडमिनिस्ट्रेटिव कंसर्न्स के अलावा और फाइनेंशियल स्ट्रेंस के अलावा पार्टीशन ने एक और इशू पोज किया। जो लीडर्स थे इंडियन नेशनल स्ट्रगल के, उन्होंने टू नेशन थ्योरी पे बिलीव नहीं किया। फिर भी जो है पार्टीशन किस पे हुआ, रिलीजन के बेसिस पे हुआ। तो क्या इसका मतलब इंडिया एक हिंदू नेशन बन जाता है? क्योंकि अब इस चीज़ को हम कैसे समझ सकते हैं कि इतना ज़्यादा माइग्रेशन होने के बाद भी, जहाँ पर मुस्लिम्स जो है नए पाकिस्तान में माइग्रेट करते हैं, इंडिया में मुस्लिम पॉपुलेशन अभी भी 10 से 12% अकाउंट करती थी 1951 के हिसाब से। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन मुस्लिम सिटीजन्स को, या जो बाकी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ है जैसे कि सिख्स, क्रिश्चियंस, जैन्स, बुद्धिस्ट, पारसीज, जूस, इनको कैसे ट्रीट करेगी? पार्टीशन ने ऑलरेडी एक बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट बना दिया था बिटवीन द टू कम्युनिटीज़। यहाँ पर कंपीटिंग पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी थे इन कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच में, जहाँ पे मुस्लिम लीग फॉर्म ही की गई थी टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम्स इन कॉलोनियल इंडिया। इट वॉज इन द फोरफ्रंट ऑफ डिमांड फॉर अ सेपरेट मुस्लिम नेशन। तो देयर वर ऑर्गेनाइजेशंस जो हिंदूज़ के लिए बनाई गई थी ताकि इंडिया हिंदू नेशन में टर्न कर जाए। बट हमारे जो लीडर्स थे नेशनल मूवमेंट के, इंडिया के, उन्होंने ये ठाना हुआ था कि हम हर एक इंसान, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग क्यों ना करे, हम उन सभी को इक्वली ट्रीट करेंगे। और इंडिया एक ऐसी कंट्री नहीं होगी जो सुपीरियर स्टेटस देगी
उन लोगों को जो एक धर्म को मानते हैं और दूसरे धर्म को मानने वाले लोगों को एक इन्फीरियर स्टेटस देगी। नहीं, हर एक नागरिक को इक्वल माना जाएगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजियस एफिलिएशन। यहाँ पे रिलीजियस होना या एक बिलीवर कोई टेस्ट नहीं था सिटीज़नशिप का कि आप इस धर्म को मानते हो तो आप हमारे सिटीज़न हो। नो। तो इंडिया जो है चेरिश करता है आइडियल ऑफ सेक्युलर नेशन, और यही चीज़ हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी एंश्राइंड है। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। तो ब्रिटिश इंडिया बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स। ये जो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस थे दे वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, एंड कुछ ऐसे भी लार्ज और स्मॉल स्टेट्स थे जो प्रिंसली रूलर्स रूल करते थे, एंड लाइक दे enjoyed some form of control over their internal affairs जब तक वो ब्रिटिश सुप्रीमेसी को मानते हैं। इसी चीज़ को पैरामाउंसी या फिर सुज़ेरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन बोलते हैं। प्रिंसली स्टेट्स 1/3 ऑफ द लैंड एरिया कवर करते थे और हर एक में से 4 इंडियन प्रिंसली रूल के अंदर रहता था। अब प्रॉब्लम क्या थी? इंडिपेंडेंस अनाउंस होने से पहले ही ब्रिटिशर्स ने ये बोला था कि जैसे ही हमारा रूल ख़त्म होगा वैसे ही जो ये पैरामाउंसी है या जो सुज़ेरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन है ये भी प्रिंसली स्टेट से ख़त्म हो जाएगी। दैट मीन्स ये जितने भी 565 प्रिंसली स्टेट्स थे ये लीगली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये भी बताया था कि जो प्रिंसली स्टेट्स होंगे ये फ्री है कि दे कैन जॉइन पाकिस्तान, दे कैन जॉइन इंडिया और दे कैन रिमेन इंडिपेंडेंट इफ़ दे सो विश्ड। और ये जो डिसीजन था ये इन्होंने प्रिंसली रूलर्स को दिया था, ना कि लोगों को दिया था। तो एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम हो गई थी विच कुड थ्रेटन द एग्जिस्टेंस ऑफ ए यूनाइटेड इंडिया। तो प्रॉब्लम्स भी जल्दी जल्दी स्टार्ट हो गई। सबसे पहले जो रूलर ऑफ त्रावणकोर है वो अनाउंस कर देते हैं कि स्टेट इंडिपेंडेंट रहेगा। फिर निज़ाम ऑफ हैदराबाद सिमिलर अनाउंसमेंट करते हैं नेक्स्ट डे, मतलब वो भी अनाउंस कर देते हैं कि हमारा जो स्टेट है वो भी इंडिपेंडेंट रहेगा। फिर रूलर्स जैसे कि नवाब ऑफ भोपाल वो भी मना कर देते हैं कोई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ज्वाइन करने का। और ये जो रिस्पॉन्स रहता है प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स का, इसका मतलब कि जो इंडिपेंडेंस के बाद एक पॉसिबिलिटी हमें मिल सकती है कि जो इंडिया है वो और छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड हो जाए अलग अलग कंट्रीज़ में, और ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही ख़तरनाक होगा। काफ़ी स्ट्रेंज सिचुएशन भी थी क्योंकि इंडियन इंडिपेंडेंस तो एम ही यूनिटी, सेल्फ डिटर्मिनेशन और डेमोक्रेसी के लिए कर रहा था, बट यहाँ प्रिंसली स्टेट्स में जो गवर्नमेंट थी वो नॉन डेमोक्रेटिक मैनर में चलाई जा रही थी। एंड सो द रूलर्स वर, बिकॉज रूलर्स नहीं अपना पावर देना चाह रहे थे या फिर डेमोक्रेटिक राइट्स देना चाह रहे थे टू देयर पॉपुलेशंस। तो यहाँ पे गवर्नमेंट की क्या अप्रोच रहती है? जो इंटरिम गवर्नमेंट थी, मतलब कि जो गवर्नमेंट अभी इलेक्ट नहीं हुई थी बट टेम्प्रेरी गवर्नमेंट जो थी वो इसके अगेंस्ट बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टैंड लेते हैं कि इंडिया का हम डिवीजन नहीं होने देंगे इनटू दी स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज़। माउंटबैटन प्लान के हिसाब से जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो फ्री थे टू जॉइन इंडिया और पाकिस्तान। लेकिन जो यहाँ पे हमारे सरदार पटेल होते हैं जो इंडिया के डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर होते हैं, उनका बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है इस इंडिपेंडेंस के बाद वाले टाइम में, बिकॉज बहुत डिप्लोमेटिकली फर्मली वो नेगोशिएट करते हैं रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स के साथ, और वो काफ़ी इनमें से काफ़ी लोगों को इंडियन यूनियन में शामिल भी कर लेते हैं। बट आपको ये ईजी लग रहा होगा, बट ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टास्क है जो कि स्किलफुल परसुएशन मांगता है। जैसे कि आज के हम उड़ीसा को देखते हैं तो उसके अंदर ही 26 और स्मॉल स्टेट्स थे, या फिर जो सौराष्ट्र रीजन है गुजरात का उसमें 14 बड़े स्टेट्स और 119 छोटे स्टेट्स थे, तो उसमें भी अदर डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशंस होती हैं। अब जो गवर्नमेंट का जो है अप्रोच क्या रहता है, इट वाज गाइडेड बाय 3 कंसिडरेशंस। सबसे पहले जो लोग हैं प्रिंसली स्टेट्स के, मोस्टली दे वांटेड टू बिकम पार्ट ऑफ द इंडियन यूनियन। Second, the government was prepared to be flexible in giving autonomy to some regions. Basically उनको accommodate करना था plurality, so उन्होंने एक flexible approach already adopt कर ली थी which would deal with the demands of the region. और तीसरा, क्योंकि partition था तो उसमें हमें integration, territorial integration होगा, consolidation होगा territorial boundaries का, तो वो भी काफ़ी important था। 15 अगस्त से पहले ही 15 अगस्त 1947 पहले ही पीसफुल नेगोशिएशंस होते हैं, जिसमें से मोस्टली जो प्रिंसली स्टेट्स होते हैं वो इंडियन यूनियन में आ जाते हैं। और ये जो रूलर्स होते हैं वो साइन करते हैं डॉक्यूमेंट जिसका नाम होता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के तहत जो स्टेट होता है वो अग्री करते हैं टू बिकम पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। जो एक्सेशन होता है प्रिंसली स्टेट्स जैसे कि जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर का बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है अगर हम कंपेयर
करे बाकियों का। जो जूनागढ़ होता है वो रिजॉल्व होता है आफ्टर प्लेबिसाइड यानी कि पब्लिक वोट। तो पूरे रीजन में वोट कराई जाती है और मेजॉरिटी कन्फर्म द पीपल्स डिसाइड टू जॉइन इंडिया। तो जूनागढ़ का तो चलो ऐसे रिजॉल्व हो जाता है। हैदराबाद और मणिपुर का हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, बट कश्मीर का वी विल लुक एट चैप्टर 7। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हैदराबाद की। हैदराबाद जो है वो प्रिंसली स्टेट में से सबसे बड़ा स्टेट था जो पूरी तरह इंडियन टेरिटरी से सराउंडेड था। तो आज के महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को मर्ज करता है हैदराबाद। इसका जो रूलर है उसको टाइटल हम निज़ाम बोलते हैं और ये वर्ल्ड का रिचेस्ट मैन में से आते थे। अब इस निज़ाम को दे वांटेड इंडिपेंडेंट स्टेटस, ठीक है ना, उन्हें इंडिया के साथ ज्वाइन करना है ना उन्हें पाकिस्तान में ज्वाइन करना है, उन्हें इंडिपेंडेंट रहना है। लेकिन हम थोड़ी रहने दे सकते हैं, राइट। तो वो एक स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट उनका होता है इंडिया के साथ नवंबर 1947 में, ताकि नेगोशिएशंस चलते हैं उनके इंडियन गवर्नमेंट के साथ, सो दैट वी कैन जस्ट मर्ज देम विद द इंडियन यूनियन। इसी बीच क्या होता है, मूवमेंट होता है लोगों का हैदराबाद स्टेट में ही निज़ाम के रूल में, क्योंकि निज़ाम का रूल बहुत ही ज़्यादा ऑप्रेसिव, हार्श और क्रूअल होता है। स्पेशली जो पीजेंट्री होती है तेलंगाना रीजन में, वो विक्टिम होती है निज़ाम के ऑप्रेसिव रूल के और वो इनके अगेंस्ट उठती है। विमेन भी इस ऑपरेशन का बहुत ही वर्स्ट पार्ट देखा एंड दे ऑल्सो जॉइन द मूवमेंट इन लार्ज नंबर्स। अब जो हैदराबाद टाउन है ये एक नर्व सेंटर बन जाता है इस मूवमेंट का, और जो भी कम्युनिस्ट्स होते हैं और जो हैदराबाद कांग्रेस होती है वो आगे आती है इस मूवमेंट के। निज़ाम क्या करते हैं, उनको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, वो अपनी खुद की फ़ोर्स भेजते हैं, पैरामिलिट्री फोर्स भेजते हैं, जैसे कि रज़ाकार। ये रज़ाकार कम्यूनल नेचर में बहुत फाइट करती है, लेकिन और ये मर्डर करती है, मेम, रेप, लूटेड और स्पेशली द टारगेटेड नॉन मुस्लिम, क्योंकि इनका जो अटैक था वो कम्यूनल नेचर का भी हो गया था। सेंट्रल गवर्नमेंट फिर इंटरवीन करती है, आर्मी टैकल करती है सिचुएशन को, और फिर फाइनली सितंबर 1948 में इंडियन आर्मी मूव्ड इन टू कंट्रोल द फोर्सेस। और कुछ दिन इंटरमिटेंट फाइटिंग के बाद हैदराबाद का फाइनली एक्सेशन जाता है इंडिया में। मणिपुर का क्या केस है कि इंडिपेंडेंस के कुछ दिन पहले ही जो महाराजा होता है मणिपुर, बोधिचंद्र सिंह, वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लेते हैं इंडियन गवर्नमेंट के साथ, इस अश्योरेंस पे कि मेरी जो स्टेट है उसका जो इंटरनल ऑटोनॉमी होगा वो मेरे अंदर होगा। लेकिन पब्लिक ओपिनियंस की वजह से पब्लिक तो ऐसा नहीं चाहती थी, तो महाराजा इलेक्शंस हेल्ड कराते हैं मणिपुर में जून 1948 में, और स्टेट जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाता है। तो मणिपुर वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंडिया टू होल्ड एन इलेक्शन बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। फिर जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है मणिपुर की, उसमें बीच में ही उनके बीच में डिफरेंसेस होते हैं, जहाँ पर जो स्टेट कांग्रेस होती है वो बोलती है कि हमें तो इंडिया के साथ मर्ज होना है, बाकी लेकिन जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है वो बोलती है नहीं, हमें मर्ज नहीं करना। फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है महाराजा को परसुएट कर लेती है और मर्जर एग्रीमेंट सितंबर 1949 में साइन कर लेती है। अगर आपको इन दोनों टॉपिक्स को, हैदराबाद और मणिपुर को, बहुत ही अच्छे से और डिटेल में समझना है विद द हेल्प ऑफ दीज फ्लो चार्ट्स और वट एवर यू से, बहुत ही अच्छे से, तो इनकी सेपरेट वीडियो, डिटेल वीडियो बनाई हुई है। यू कैन विजिट द चैनल एंड लुक एट दोज वीडियोज़ एज वेल। नेक्स्ट टॉपिक इज़ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। तो बेसिकली जो प्रोसेस होता है नेशनल बिल्डिंग का, ये पार्टीशन के साथ ख़त्म नहीं हो जाता, ना ही इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स के साथ ख़त्म हो जाता। अब जो चैलेंज होता है वो होता है टू ड्रॉ द इंटरनल बाउंड्रीज इंडियन स्टेट का। और ये जो मैटर था ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन का मैटर नहीं था, बट बाउंड्रीज़ को हमें ऐसे ड्रॉ करना था कि हम लिंग्विस्टिक एज वेल एज कल्चरल प्योरिटी को रिफ्लेक्ट कर पाए विदाउट अफेक्टिंग द यूनिटी ऑफ द नेशन। अब जो कॉलोनियल रूल था तब तो जो स्टेट बाउंड्रीज थी वो या तो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस पर ड्रॉ की गई थी, या फिर जो भी टेरिटरीज ब्रिटिश एनेक्स करते थे उस हिसाब से वो कोइंसाइड हो जाती थी। हमारे नेशनल मूवमेंट ने रिजेक्ट कर दी थी ऐसी डिविजन्स, क्योंकि उन्होंने समझा कि आर्टिफिशियल है, और उन्होंने प्रॉमिस कर दिया था कि हम जो है लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल के हिसाब से स्टेट्स को फॉर्म करेंगे। इनफैक्ट जो नागपुर का सेशन होता है कांग्रेस का 1920 में, इस प्रिंसिपल को तभी रिकॉग्नाइज़ कर लिया था क्योंकि तब इवन जो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी थी इसमें भी रीऑर्गेनाइजेशन होता है। जो प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटीज़ थी वो भी लिंग्विस्टिक जोन्स के हिसाब से क्रिएट की गई थी, और इन्होंने कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन जो हुआ था ब्रिटिश इंडिया का उसको फॉलो नहीं किया। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद चीज़ें चेंज होती हैं, जिससे पार्टीशन होता है, और हमारे लीडर्स को ऐसा लगता है कि अगर हम स्टेट्स को उनकी लैंग्वेज के बेसिस पे कार्व आउट करते हैं तो उससे डिसरप्शन हो सकता है, डिसइंटीग्रेशन हो सकता है। और ऐसा लगा कि अगर हम इस चीज़ को, अगर हम अभी लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट को डिवाइड करेंगे तो हम सोशल और इकोनॉमिक चैलेंजेस से पीछा छुड़ा रहे हैं जो भी कंट्री फेस कर रहा है। तो जो सेंट्रल लीडरशिप थी उन्होंने डिसाइड किया कि इस मैटर को अभी हम पोस्टपोन कर देते हैं, इसको हम बाद में देखेंगे, है ना।
लेकिन क्योंकि मेमोरी ऑफ पार्टीशन वॉज स्टिल फ्रेश। तो ये जो डिसीजन होता है नेशनल लीडरशिप का, वो चैलेंज किया जाता है लोकल लीडर्स द्वारा, लोगों द्वारा, और प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाता है सबसे पहले तेलुगु स्पीकिंग एरियाज़ में, जो कि ओल्ड मद्रास प्रोविंस का पार्ट थे। यहाँ पे प्रेजेंट डे तमिलनाडु है, जो पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, केरला और कर्नाटक को भी कंप्राइज करता है। ये जो विशाल आंध्र मूवमेंट था, जो कि मांग कर रहा था एक सेपरेट आंध्र की, ये डिमांड किया गया था तेलुगु स्पीकिंग एरियाज़ में कि वो मद्रास वाले एरिया से सेपरेट हो जाए, और जो भी पॉलिटिकल फोर्सेस थी आंध्र रीजन की, दे वर इन फेवर ऑफ लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन। तो ये मूवमेंट को एक मोमेंटम मिलता है, और इस वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट वैक्सीनेशन होती है। तो पोटी श्रीरामल्लू, जो कांग्रेस लीडर है या फिर जो वेटरन गांधी है, वो एक इंडेफिनेट फास्ट पर जाता है, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है इन 56 डेज़। इसकी वजह से और ज़्यादा वायलेंस बढ़ जाता है और आउटबर्स्ट हो जाते हैं आंध्र रीजन में। लोग जो है लाखों नंबर पे स्ट्रीट्स में उतर जाते हैं, काफ़ी लोग इंजर्ड होते हैं, काफ़ी लोग अपनी जान खो देते हैं पुलिस फायरिंग में। मद्रास में सेवरल जो लेजिस्लेटर्स होते हैं वो रिज़ाइन कर देते हैं अपनी सीट्स। तो फाइनली जो प्राइम मिनिस्टर है वो अनाउंस करते हैं फॉर्मेशन ऑफ ए सेपरेशन आंध्र स्टेट इन दिसंबर 1952। इसके अलावा जब आंध्र फॉर्म होता है तो डेफिनेटली बाकी स्टेट्स भी मांग करेंगे कि हमारा भी आप लिंग्विस्टिक लाइंस पे डिवीजन करो। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे स्ट्रगल्स फेस करती है, और वो एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन सेटअप करती है इन 1953, ताकि वो इस चीज़ को देख सके। ये कमीशन अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है, एंड दिस एक्सेप्टेड कि जो बाउंड्रीज है स्टेट की शुड रिफ्लेक्ट द बाउंड्रीज ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस। इस रिपोर्ट के हिसाब से स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया जाता है इन 1956, जिसकी वजह से 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज क्रिएट होती हैं। इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न था वो था डिमांड फॉर सेपरेट स्टेट्स, कि उससे यूनिटी ऑफ द कंट्री हार्म होगी, कि जो लिंग्विस्टिक स्टेट्स है इससे सेपरेटिज्म बढ़ेगा और प्रेशर क्रिएट होगा न्यूली फाउंडेड नेशन पर। लेकिन जो लीडरशिप थी, बिकॉज बहुत ज़्यादा प्रेशर था, फाइनली उन्होंने चॉइस ये अपना किया इन फेवर ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स। इससे इट वॉज होप दैट इफ़ वी एक्सेप्ट रीजनल और लिंग्विस्टिक क्लेम्स ऑफ ऑल रीजन्स, तो जो थ्रेट है डिविजन और सेपरेटिज्म का वो कम हो जाएगा। इसके अलावा जो अकोमोडेशन है रीजनल डिमांड्स का और फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक्स का, वो भी डेमोक्रेटिक माना जाएगा। तो इसलिए अब 50 साल से ज़्यादा हो गए इन फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स को, और हम बोल सकते हैं कि जो लिंग्विस्टिक स्टेट्स और ये मूवमेंट था, इसने बेसिकली नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को चेंज कर दिया है। जो पाथ है टू पॉलिटिक्स एंड पावर वाज नाउ ओपन टू पीपल अदर देन स्मॉल इंग्लिश स्पीकिंग एलीट। Linguistic reorganization also gave some uniform basis to the drawing of state boundaries, and it did not lead to disintegration of the countries as many had feared earlier. इसके अलावा जो लिंग्विस्टिक स्टेट्स होते हैं वो अंडरलाइन करते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिटी। और जब हम बोलते हैं कि इंडिया ने डेमोक्रेसी अडॉप्ट करी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ही सिर्फ एम्ब्रेस करते हैं, इसका मतलब, और ना ही इसका मतलब ये कि इंडिया ने सिर्फ एक इलेक्शंस का फॉर्मेट अडॉप्ट किया है। इसका मतलब इससे ज़्यादा बड़ा है। इट वॉज अ चॉइस इन फेवर ऑफ रिकोगनाइजिंग एंड एक्सेप्टिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंसेस, और विच कुड बी अपोजिशनल। डेमोक्रेसी बाकी शब्दों में ये है कि इट इज़ एसोसिएटेड विद प्लुरैलिटी ऑफ आइडियाज़ एंड वेज ऑफ लाइफ।